पाकिस्तान कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच मुत्तहिदा मूवमेंट, पाकिस्तान कॉकरोच लीग, पाकिस्तान तहरीक कॉकरोच, क्यों नहीं कॉकरोच पाकिस्तान में बाहर निकल रहे। अगर आप मेरा बाथरूम देखें तो निकल रहे हैं कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो हैज़ टेकन इंडिया बाय स्टॉर्म, वो एक बड़े स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आई है। जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला ये जेन ज़ी के कॉकरोच, एक्चुअली उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो फेक डिग्रीज़ लेकर लोग काम करते हैं ये कॉकरोच होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। लेकिन जेन ज़ी ऑफेंड हो गई मेरी नज़र में भी। ये चीफ़ जस्टिस अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, जेन ज़ी के बच्चों के बारे में इस तरह की बातें करना, वहाँ से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके जो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे, उन्होंने शुरू की कॉकरोच जनता पार्टी, AI शेयर का यूज़ किया और राइट नाउ इनके 22.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जबकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसके 9.3 मिलियन हैं। यानी रूलिंग पार्टी से डबल फॉलोअर्स जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी रिप्रेशन देखा है इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कमेडियंस के साथ जो हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है, और जो मीडिया है उसको कोऑप्ट कर लिया है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये जो डिसेंट की स्पेस है ना वो श्रिंक हो रही थी। तो यहाँ जेन ज़ी को, अनएम्प्लॉयड लोगों को एक आवाज़ मिली कि यार हम भी कॉकरोच हैं, और एक रेजिस्टेंस बनकर ये सामने आई है। अब उनका मैनिफेस्टो भी है। हम इंडिया ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी हर कोशिश की इसको शट डाउन करने की, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया भाई हमसे हमारी चीज़ें नहीं चल रही, हम क्या इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करेंगे, हमारे अपने नहीं कॉकरोच हम लोगों से संभल रहे। तो इंडिया में जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। जो पाकिस्तान में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कॉकरोच पार्टी क्यों नहीं आ रही, हमारी यूथ कब जागेगी, तो मैंने सोचा कि कुछ 4-5 वजह बता दूं कि पाकिस्तान में कॉकरोच जनता पार्टी कभी क्यों नहीं आएगी। सो ब्रॉडली पाकिस्तान में एक यूथ रेवोल्यूशन क्यों नहीं आता। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं इल्ज़ाम ठहराऊँगा इमरान थोड़ी मेरी पोजीशन मिसअंडरस्टैंड होती है। मैं हर चीज़ इमरान खान पे नहीं इल्ज़ाम लगाता, मैं उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाता हूँ जिन्होंने इमरान खान को पैदा किया, जिन्होंने इमरान खान को बनाया। इमरान खान की भी गलती उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने बनाकर थोपा है हमारे ऊपर। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो इमरान PTI सपोर्टर्स गलत बात करते हैं कि सिर्फ 3.5 साल, सिर्फ 3.5 साल नहीं है ना इमरान खान के, वो एक 75 साल की कंटिन्यूएशन है। जो इमरान खान उसका लेटेस्ट फेस थे, ये इस्टेब्लिशमेंट ही मसला है। और यही जो PTI सपोर्टर्स को लगता है कि हम इस इस्टेब्लिशमेंट के हाथों 15 साल तो बेवकूफ़ बने, इन्होंने हमें उल्लू का पट्टा बनाया 20 साल। और पहले हमने किताबों में पढ़ा मुशर्रफ बेस्ट है, फिर हमें बताया इमरान खान बेस्ट है, अब हमें शऊर आ गया है। तो ये लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार आप कल भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली उन्हीं के हाथों बन रहे हैं। तो हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, हमारे जो मीडिया नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको अब शऊर आ गया और आप सब समझ चुके हैं। आप अनफॉर्चुनेटली आज भी बन रहे हैं, और उन्हीं के हाथों बन रहे हैं जिनके हाथों पहले इन्होंने ISI टाउट्स ने ISI से पैसे लिए, आज आप लोगों को उल्लू बनाकर ये अपने वर्जीनिया में और लंदन में मैंशंस ख़रीद रहे हैं, और आप बनते जा रहे हो। इस वीडियो के लिए सबकी क्या रेलेवेंस है, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री लेसन ले लें आप। 1970 में जो मूवमेंट चली वो राइट्स बेस्ड थी, वो सोशल इश्यूज़ बेस्ड थी, और सोशलिज़म उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बोथ इन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो आवाम ने वोट दिया वो इश्यूज़ के ऊपर दिया, रोटी कपड़ा मकान। बांग्लादेश में आपने 1971 कर दिया, यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, 1977 में उनको हटाकर लटकाकर ज़ियाउल हक का इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। जो पहली वजह है वो मज़हब नहीं है, लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मज़हब है, वो स्टेट का इस्तेमाल जो है मज़हब का, वो मसला है। ज़ियाउल हक ने पॉपुलर वेव, एक पॉपुलर वेव, अब ये ज़रा एक लंबा नुआंस डिस्कशन है, उसमें हम नहीं पढ़ते कि कितना सोशलिस्ट वाकई था नहीं था, जो भी था वो एक अलग डिबेट है। बट पॉपुलर विल थी, सोशलिज़म थोड़ा बहुत था, थोड़े बहुत आवाम के इश्यूज़ थे। अब उसको हटाने के लिए ज़ियाउल हक, जिनका कोई जवाज़ नहीं बनता, जिनके ख़िलाफ़ मास मूवमेंट हुई, लोगों ने अपने आप को जला दिया, लोग सड़कों पर आए, अब जवाज़ कहाँ से मिलेगा ज़ियाउल हक को हुकूमत का? मज़हब के इस्तेमाल से, इस्लामाइजेशन के नाम से, जमात इस्लामी के इस्तेमाल से, कि भाई ये देखो जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो काफिर हैं। पहले आपने प्रूव करने की कोशिश की कि भाई ये जो देहरिए होते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट होते हैं, ये एथियस्ट होते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने 60s 70s में, 50s में भी वो बंद कर दी।
फिर पीपीपी आपने कोशिश की कि प्रूफ कर दे किसी तरह कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हिंदू है। पहले आपने बांग्लादेश में बोला कि भाई इंडिया फंडेड है सारा। फिर ज़ियाउल हक़ ने जो मज़हब का इस्तेमाल किया, ज़ियाउल हक़ ने जो अपना रेफरेंडम किया था उसमें जो सवाल पूछा था, मैं आपको एग्जैक्टली उसका टेक्स्ट आपको पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस लेवल का मज़हब का इस्तेमाल हो रहा था। उसमें है कि भाई क्या आप जनरल ज़ियाउल हक़ के प्रोसेस को इंडोर्स करते हैं जो पाकिस्तान के कानूनों को इस्लाम, होली कुरान और सुन्ना से कंफर्म करवाना चाहता है और इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को प्रिजर्व करना चाहता है। मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के उस अमल की तायद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकाम से हम आहंग करने और नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है। अब तो इस पर नो वोट करना ही ब्लास्फेमी है ना। तो जो मज़हब का इस्तेमाल ज़ियाउल हक़ ने किया उससे भी एक एक्चुअल रेवोल्यूशन जो है वो वीकन हो जाता है या आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट तबके को इस तरह उल्लू बना देते हैं ये बोलकर कि ये देखो तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, फिर ये बोलकर कि मैं तो इस्लामाइजेशन कर रहा हूँ, मैं तो इस्लाम का एक मर्द मोमिन हूँ। वो अलग बात है कि ज़ियाउल हक़ पीछे से अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, बट चलें, वहाँ से एक मास मूवमेंट का आना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेट ने जिस तरह से मज़हब को इस्तेमाल किया है एंड स्टेट ने नेशनल नैरेटिव और रिलीजियस नैरेटिव की जो मोनोपोली एक्वायर की है, उस वजह से एक मास मूवमेंट आनी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। ईरान में हमने देखा कि किस तरह एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकता। तो ना सिर्फ क्लर्जी को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने अंडर कर लिया है और ये जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है इस पे हुसैन हक़ानी की पूरी किताब है, बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का डंडा भी बड़ा सख्त है। तो दूसरी वजह यह है कि डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की आई है ना पाकिस्तान में, असल में तो डंडे ही डंडे रहे हैं हमें। तो ये डंडा बड़ा सख्त है भाई, पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है। MRD मूवमेंट ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ निकली, लोगों ने मतलब हमारे स्टेट ने खैर वो तो शुरू से ही शुरू कर दिया था। बाबरा ग्राउंड मैसेकर पाकिस्तान बनने के हफ्तों बाद हो चुका था। उसके बाद बांग्लादेश में आपने स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे बंगाली को रिकग्नाइज़ करो, उन पे गोलियां चला दी थी। 1971 जो हुआ, फिर MRD मूवमेंट के ख़िलाफ़ गोलियां चली, लोगों को मारा गया, शाही किला में औरतों को डालकर टॉर्चर किया गया। तो वो जो डंडा है ना और मिलिट्री की जो पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना भी मुश्किल है। एक सस्टेन्ड MRD मूवमेंट होने के बावजूद, लोगों की रोज़ सड़कों पे आने के बावजूद, द मिलिट्री वॉज एबल टू वायलेंटली कर्ब दैट। तो लोग जो ये बात करते हैं ना, या अक्सर ये मीम्स बनाते हैं या रील्स बनाते हैं जो मुझे बहुत बुरी लगती हैं कि भाई नेपाल में यूथ निकली है, बांग्लादेश में यूथ निकली है, इंडिया में यूथ निकली है और पाकिस्तान की जो यूथ है वो बस कंप्यूटर पे देखकर एक हाथ से कीबोर्ड यूज़ कर रही है। ये बात गलत है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल मासेस हैं वो बार बार निकलती है। सिंध में अभी एंटी कनाल मूवमेंट में कितने लोग बाहर आए, बलूचिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी रैलीज़ होती थी महारंग बलोच की। तो जब राइट्स बेस्ड मूवमेंट होती है, आवाम बाहर आती है, बट क्योंकि एक अर्बन रूरल डिवाइड पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है कि पूरा सिंध भी बाहर आया हुआ हो, तो कराची को लगता है, लाहौर को लगता है, इस्लामाबाद को लगता है ये हमारा इशू थोड़ी है। या अगर कोई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो या बलोच राइट्स मूवमेंट हो, आप उसको कौम परस्ती और इस तरह के नाम देकर उनको शन कर देते हैं। तो भाई जब मासेस आती हैं यहाँ, आप उनको सपोर्ट ही नहीं करते। हारी मूवमेंट हुई सिंध में, ओकाड़ा फार्म्स में लोग बाहर आए, उन पे गोलियाँ चला दी गई, मुल्क में किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो फार्मर्स जो बैकबोन हैं आपकी सोसाइटी के, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या मसले हैं। अभी ही पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है नईम सादिक के साथ, जिसमें हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि जो वेज वर्कर्स होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उनके राइट्स की किसी को फ़िक्र ही नहीं होती। तो जो एक्चुअल मासेस हैं उनका इतना डिस्कनेक्ट है एलीट के साथ कि जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स है उसमें आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो आते ही नहीं, हाईलाइट ही नहीं होते, पॉपुलराइज ही नहीं होते। तीसरी जो वजह है कि लोग बात करते हैं कि भाई दरख्त की छाँव नहीं है पाकिस्तान में और ज़मीन हमारी पूरी की पूरी बंजर पड़ी हुई है। जो नर्सरीज़ हैं जहाँ से मूवमेंट्स बननी हैं, मास मूवमेंट्स बननी हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आपने ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियंस, उनकी कमर तोड़ दी। एंड अगेन क्रेडिट टू द इस्टेब्लिशमेंट कि भाई बड़े स्मार्ट थे वो लोग, उनको समझ में आ गई कि पीपीपी की जो बैकबोन है जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, वो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो NSF है, वो DSF है या लेटर PSF है। तो उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस को तबाह कर दिया। किस तरह तबाह किया? जमीयत को इस्तेमाल किया, थंडर स्क्वाड्स बनाए, आपने जमीयत को वेपन्स दे दिए और स्टूडेंट कैंपसेस पे छोड़ दिया।
तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है, आज भी लोग अगर बात करें बोलते हैं नहीं नहीं यार स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस क्या है कि एक तरफ से जमीन गोलियां चला रही है, एक तरफ से APMSO गोलियां चला रही है। अफ़गान वॉर की वजह से स्पेशली कराची में इतने ज़्यादा वेपन्स आ गए थे, पूरे पाकिस्तान में आ गए थे कि कैंपस वायलेंस शुरू हो गया। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो नर्सरी है जहाँ से अगले लीडर्स आते हैं, आजकल ज़ोहरान ममदानी हमें बड़ा पसंद है, तो ज़ोहरान ममदानी कट हिज टीथ बाय प्रोटेस्टिंग विद द टैक्सी यूनियन। न्यूयॉर्क में जो टैक्सी चलाते हैं उनका जो मेडालियन सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट की। आपको ना एक एक्सपीरियंस मिलता है, इसीलिए पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट भी करता है वो डायरेक्ट इससे करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ। वो जो पूरी नर्सरी है, वो जो पूरा प्रोसेस है कि भाई तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, पहले अपनी गली में क्रिकेट खेलो, फिर किसी क्लब में क्रिकेट खेलो, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, फिर टीम में आओ, फिर कैप्टन बनो। वो है ही नहीं, डायरेक्ट लोग आते हैं कि मैं कैप्टन हूँ, मैं आपका लीडर हूँ, प्राइम मिनिस्टर बना दें। यूनियन काउंसिल के नाम भी नहीं पता होंगे या डिविजन्स भी नहीं पता होंगी। तो वो ट्रेड यूनियंस, वो स्टूडेंट यूनियंस, वो मूवमेंट्स, वो नर्सरीज ही नहीं एग्जिस्ट करती कि जहाँ आसानी से मोबिलाइज करके और एक मुनज़्ज़म तरीके से वर्ड प्रोटेस्ट कर सकें। फोर्थ जो वजह है, लेकिन वो उस वजह से वजह नहीं है जिस वजह से लोग कहते हैं कि जो प्रोविंशियल डिवाइड है या लोग आपस में एक साथ मिलकर नहीं बैठते। मेरी नज़र में यहाँ पर भी इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को ही जाता है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो आई, पॉपुलर वेफेयर आई, उनका रास्ता रोकने के लिए पहले ISI ने IGI बनाई, अगेन मज़हब का इस्तेमाल किया। क्योंकि वो ज़ियाउल हक का इस्लामाइजेशन का एक्सपीरियंस इतना बुरा था, शायद वो मंजन उस तरह से नहीं बिका जिस तरह से 10 साल पहले बिक सकता था। बेनज़ीर भुट्टो की वाइड स्प्रेड सपोर्ट थी। तो फिर पंजाबी नेशनलिज्म का नारा लगा दिया गया, जाग पंजाब जाग का नारा लगा दिया गया कि बेनज़ीर भुट्टो पंजाब ना जीतें। जबकि आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंधी लीडर नहीं थे भाई, वो PPP लाहौर में बनी है, वो एक पंजाब सेंट्रिक पार्टी थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई तो वो लाहौर में आई, पूरा लाहौर बाहर आया हुआ था उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो सिंधी पंजाबी डिवाइड है या ये आइडिया कि ये सिंधी पार्टीज़ हैं, ये सिंधी पार्टीज़ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा था ना। इसी तरह ज़ियाउल हक ने महाजर नेशनलिज्म को यूज़ किया, कराची में वायलेंस करवाया। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न, ये एथनिक डिविजन्स एंड देन दैट लीडिंग टू वायलेंस, ये इस्टेब्लिशमेंट करती है कि वो जो एक पॉपुलर वेव है कि PPP अगर लेट्स से 1987 या 88 के इलेक्शंस में पूरा पाकिस्तान आराम से जीत जाती, आपने एथनिक डिविजन्स को यूज़ किया कि वो ना हो। इसी तरह सिंध की जो सियासत है उसको रोकने के लिए कराची को यूज़ किया जाता है। कराची में महाजर नेशनलिज्म को स्टोक किया जाता है, आग लगवाई जाती है, वायलेंस करवाया जाता है। कभी पश्तून महाजर क्लैशेस होते हैं, कभी महाजर सिंधी क्लैशेस होते हैं, कभी महाजर क्लैशेस होते हैं। तो उस तरह से कराची मिलकर कभी पॉलिटिक्स का या नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होता। आप उनको उन्हीं के इश्यूज़ में डिवाइडेड रखते हैं कि भाई तुम्हारा दुश्मन कौन है, ये सोराब गोड पे जो पश्तून आ गए हैं ये तुम्हारा दुश्मन है, उसी में लड़ते रहते हैं। और कभी ये नहीं सोचते कि भाई हम दोनों का जो दुश्मन है वो ये सिस्टम है। जिस तरह अगर कराची में हम देखें कि भाई मास प्रोटेस्ट क्या हुई हैं हाल ही दौर में, जिस चीज़ पे लोग सड़कों पे बाहर आए थे वो चालान था, बताएं हम। मतलब देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, देखें नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और कराची में ये प्रोटेस्ट हो रही हैं कि भाई चालान हम नहीं देंगे। या फ़लस्तीन के ऊपर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान में और भी मसले हैं, उन पे भी होनी चाहिए। अगर हम बलूचिस्तान में किसी की राइट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, उस पर कराची में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करें तो कितने लोग आएंगे, ये एक मसला है ना। और इसी तरह अगर हम देखें इश्यूज़ क्या है, उसकी जो समझ है ना वो अनफॉर्चुनेटली लोगों की बड़ी कम है। और जहाँ तक एथनिक डिवीज़न का सवाल है, एथनिसिटी की बेसिस पर सियासत एक वजह ये भी है कि होती है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट एथनिसिटी की बेसिस पर करता है ना। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट होना ज़रूरी इसलिए था बिकॉज पश्तून्स वर बीइंग टारगेटेड फॉर बीइंग पश्तून। तो उनको एक इंसाइटिंग इंसिडेंट भी मिल गया कि नकीबुल्ला महसूद का जो मर्डर हुआ कराची में, उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुई जो खैबर से लेकर कराची तक हुई। लोग बहुत ज़्यादा आए, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ हमने देखी। स्टेट को एक चैलेंज मिला, इस्टेब्लिशमेंट को एक चैलेंज मिला, मासेस सड़कों पर थी। आज PTM आपको नज़र नहीं आती। मंजूर पश्तीन, आई डोंट थिंक ही इज़ मेड अ पब्लिक अपीयरेंस इन अ लॉन्ग वाइल, एटलीस्ट मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा। तो सवाल ये है कि यार ये जो एक मूवमेंट बन रही थी, इस बलून में से सारी हवा कैसे निकल गई। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि लोग नहीं समझते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ नहीं है, उनको चीज़ें समझ में आती हैं। वो हरकतें करते हैं जो आपकी अम्मा करती हैं जब आप बाहर खा रहे होते हैं एंड यूर लाइक मुझे बिरयानी खानी है, अम्मा लाइक बिरयानी, आई हैव बिरयानी एट होम। घर जाओ तो उबले हुए चावल होते हैं।
तो आपको इस्टेब्लिशमेंट ने बोला क्या चाहिए, पश्तून नेशनलिज्म चाहिए ना, और आपको उबले हुए चावल दे दिए पीटीआई के नाम पर। पश्तून नेशनलिज्म को पीटीआई ने अब सक्सेसफुली को ऑप्ट कर लिया है। आप अगर एक पश्तून नेशनलिस्ट हैं, आप बोलते हैं पश्तून राइट्स, पश्तून हमारा कल्चर, ये वो, पीटीआई आपको वो एक वेसल मिल चुका है, एक व्हीकल मिल चुका है जिसके थ्रू वो आप ज़्यादा सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो नारा है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये पीटीएम से शुरू हुआ था। आज पीटीआई ये नारा लगा रही होती है, जबकि जो दहशतगर्दी जिसके पीछे वर्दी है वो दहशतगर्दी ही पीटीआई है। तो पश्तून नेशनलिज्म जो पीटीएम की शक्ल में एक चैलेंज बन सकता था इस्टेब्लिशमेंट को, वो इस्टेब्लिशमेंट ने आपको विद इन द सिस्टम ही एक दे दिया। जिस तरह एक प्रेशर कुकर होता है तो उसका ना प्रेशर वाल्व से प्रेशर निकलता रहता है कि फट ना जाए, तो वो आपको विद इन द सिस्टम एक दे देते हैं कि भाई सारा जो गुस्सा है इस तरफ निकाल लो, ताकि वो एक एक्चुअल सिस्टम का चैलेंज ना बने, सिस्टम के अंदर ही आपको एक चीज़ मिल जाए। जब दुनिया में अरब स्प्रिंग आ रहा था, तहरीर स्क्वायर हो रहा था, पाकिस्तान में भी उसके असरात आ रहे थे, इन्फ्लुएंस आ रहा था। वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर थिंग्स दैट हैपन इन वन प्लेस इन्फ्लुएंस द अदर। आपको आईएसआई ने मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई का जलसा दे दिया, अब आपको लग रहा है मीनार पाकिस्तान हमारा तहरीर स्क्वायर है। तो सिस्टम आपको विद इन द सिस्टम अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने की, प्रेशर वॉल्व निकालने की वो जगह दे देता है। और ये चीज़ समझने की बजाय ऑलरेडी पीटीआई सपोर्टर्स हैं, वो कमेंट करना शुरू हो गए, तेरा बुग़्ज़ है, तेरा ये है वो है। चीज़ को समझो यार, मतलब सिंध में एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जो सिंधी नेशनलिज्म है, या जो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जो वाकई इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दे सकती हैं, या जो सिस्टम के बाहर से इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज देना चाहती हैं, उनके बलून की भी हवा निकल जाती है पीपी की वजह से। बिकॉज वही, यू वांट बिरयानी, विल गिव यू बिरयानी। कनाल मूवमेंट में क्या हुआ कि एक पॉपुलर मूवमेंट थी, लोग बाहर थे, सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो थी उनको काफ़ी प्रोमिनेंस मिली। फिर जब पीपीपी ने यू टर्न लिया और पीपीपी ने बोला कनाल नहीं बनने देंगे, ये तो हमारा इशू है, वो सारी हवा निकल गई। वो जो एक सिंधी नेशनलिज्म के नाम पे मास मूवमेंट बन सकती थी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई और पीपीपी ने कोऑप्ट कर लिया। तो विद इन द सिस्टम जो चैलेंजेस होते हैं उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ लोगों का गुस्सा भी एक्सप्रेस हो जाता है, जहाँ लोगों को लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे नैरेटिव्स हैं, वो एक्सप्रेस भी हो रहे हैं और सिस्टम भी नहीं चैलेंज होता। क्योंकि बलूचिस्तान में एक पीपीपी नहीं है, वहाँ ये फ्लक्स रहता है और वहाँ कोई विद इन द सिस्टम आपको व्हीकल नहीं मिलता जिसके थ्रू लोगों की ग्रीवियंसेस एक्सप्रेस भी हो जाएं, गुस्सा निकल भी जाए और सिस्टम भी चलता रहे। तो जो पीटीएम चैलेंज कर सकती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी स्टेट को, हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ बदल सकती थी, वही पश्तून नेशनलिज्म के नाम पे आपको पीटीआई दे दी गई। पीटीआई जो है फिर वो खरकमर मैसेकर हो तो उसमें डिफेंड कर रही है, अरमान लूनी को कोयटा की सड़कों पर मार दिया गया, ये सब पीटीआई के दौर में हुआ। और मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में, आप लोग जो भी बोलें, पीटीआई एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी या एक बड़ी यूथ मूवमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि लेट्स एडमिट इट, पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान की और जो यूथ है वो पीटीआई की तरफ है। पीटीआई का मसला ये है कि उनके सारे जो नैरेटिव्स होते हैं वो सेल्फ सर्विंग होते हैं कि भाई हर इशू में क्या हम बयानियाँ बनाएं जिससे पीटीआई का फ़ायदा हो या स्पेसिफिकली इमरान खान का फ़ायदा हो, तो वो जो इशू है वो कहीं रह जाता है। लेकिन चल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शीमा किरमानी के साथ सिंध पुलिस ने वायलेंस किया। अब अगर एक लेट्स से मूवमेंट चले, अगर ये एक इंसाइटिंग इंसिडेंट हो, वो अलग बात है कि पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग अगेंस्ट औरत मार्च हैं, वो रहने देते हैं। ये एक और वजह है कि मास मूवमेंट नहीं आती कि औरत मार्च जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मोबिलाइज़ कर सकें, जो बड़ी हो सकें, उनको हम तबाह कर देते हैं। तो एक औरत के साथ एक पुलिस जो है वो एक वायलेंस करती है एक नेशनल हीरो के साथ। अब ये एक इंसाइटिंग इंसिडेंट हो सकता है कि पाकिस्तान की हर सड़क पे प्रोटेस्ट हो। अब एक मसला ये है कि भाई इमरान खान ने तो पीटीआई सपोर्टर्स को सिखाया हुआ है कि जहन्नुम में चले जाओ, पीएमएलएन सपोर्टर के साथ रोटी मत खाओ, अपने जो हैं रिश्ते मत करो, बात नहीं करो। तो एक पीटीआई सपोर्टर कैसे पीएमएलएन पीपीपी सपोर्टर के साथ सफ़ में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकें? उनको तो वो इंसान ही नहीं समझते। उनको तो लगता है पीएमएलएन पीपीपी को अगर कोई वोट देता है तो वो काफिर है, वो ज़मीर फ़रोश है, वो शैतान की पैदाइश है, तो वो उसके साथ बैठ कैसे सकते हैं। अच्छा, दूसरी वजह, अब पुलिस ब्रूटैलिटी इशू बन गया है कि भाई पुलिस जो है ये जुल्म नहीं कर सकती। अब लोग बैठे, यूथ मूवमेंट बनी, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया कि पुलिस जो है वो वायलेंस नहीं कर सकती सड़क पे किसी के साथ। अब अगले दिन जो है या इसी हफ्ते जो है खैबर पख्तूनख्वा की ख़बर आ गई कि ट्रांसजेंडर्स के साथ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने
वायलेंस किया। अब क्या करें, ये तो पीटीआई की हुकूमत है। अब क्या पीटीआई सपोर्टर्स पीटीआई के ख़िलाफ़ हुकूमत कर सकते हैं? वो अगर 9 मई को एक औरत के साथ हो तो वो तो बहुत बड़ा इशू है, उस पर तो आज भी जुल्म के नापाक तेरा तो कि वो तो भाई कैसे हो गया? पीटीआई करे, पीटीआई के दौर में हो तो हमने दूसरी तरफ देखना है। तो वो इशू जो है वो कभी फोरफ्रंट पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज़ इशू क्या है, पोजीशन क्या है, वो तो है ही नहीं ना। इमरान खान दिन बोले तो दिन है, इमरान खान रात को दिन बोले तो दिन है। पोजीशन इश्यूज़ वो मैटर ही नहीं करते। बी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो, पीटीआई की हुकूमत में क्या हो, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती। लेट से अगर हम बोलें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है इमरान खान की के ख़िलाफ़, किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ नहीं होगी, पर अगर आप बोलें नवाज शरीफ के तो आप नहीं उनके ख़िलाफ़ तो होगी ना। सो यू डोंट कम ऑन एनी इशू। बी अगर कोई एक चीज़ हो भी जाए, लेट्स से जो वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला वाक़या था, SCO होने वाली थी पाकिस्तान में, अपेरेंटली इमरान खान के साथ डिस्कशन हुए कि भाई यार कुछ तो होने दे पाकिस्तान में, यहाँ प्रोटेस्ट ना करो, वो नहीं हुई। फिर एक ख़बर आई कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कोई एक इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गई। वो पीटीआई ने एम्पलीफाई करना शुरू कर दी। वो जो है उस पर हमारे ये इमरान रियाज खान टाइप जो हैं, जिस तरह के उन्होंने व्लॉग्स बनाए, आप जाकर देख सकते हैं, उसको इतना बड़ा कर दिया। अब मसला ये है कि वो ओरिजिनली, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई ने लॉन्च की या पीटीआई की स्ट्रैटेजी थी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन जब वो हो गया तो पीटीआई ने अपना स्टिकर चिपका दिया उसके ऊपर, देन इट बिकेम पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। बाद में ख़बर आई कि ओरिजिनल ख़बर भी झूठ थी। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश किया कि भाई यूथ को इस्तेमाल करो गवर्नमेंट गिराने के लिए, तो वो हर चीज़ जो है ना वो एंड ऑफ द डे पीटीआई पीएमएलएन बन जाती है। बसंत हो वो पीटीआई पीएमएलएन बन जाती है, कोई इशू हो वो पीटीआई पीएमएलएन बन जाता है। वी डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट द इशूज़। भी कराची में बारिश हो, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये वो मिस मैनेजमेंट, वही चीज़ सवात में हो, नेचुरल डिज़ास्टर। तो जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, और जो इमरान खान ने भी बोला था ये फर्टाइल जो है ना इन माइंड्स, इनको फीड करो, इनको जो फीड किया जा रहा है ना, वो इश्यूज़ के ऊपर सियासत करना सिखाया ही नहीं जा रहा। उनको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है ये बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हम जो कहें वो सच है, वो जो कहें वो झूठ है। तो इस कल्ट मेंटालिटी के साथ ना एक ब्रॉड बेस्ड इश्यूज़ के ऊपर एक मूवमेंट, जिस पर रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है आप लोग साथ मिलकर खड़े होकर सिस्टम को चैलेंज कर सकें, वो नहीं हो सकती। और ये इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में भी है। इसीलिए ये सारी पोलराइजेशन की जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह पीटीआई ने हाईलाइट किए कि भाई मारूसी सियासत होती है, यही लोग बारियां ले रहे होते हैं, आज़ादी नहीं होती, ये पाकिस्तान के जेन्युइन सेंटिमेंट्स थे, लोगों के जेन्युइन सेंटिमेंट्स थे, जेन्युइन लोगों को ये मसला था, रादर दैन वो एक ऑर्गेनिक चीज़ चले कि अच्छा भाई 2013 से 18 नवाज शरीफ ने बेहतर परफॉर्म किया, 2018 में वो वापस आ गए, फिर लोग जो हैं और इश्यूज़ की तरफ जाएं और 2023 में नए चेहरे हमें नज़र आएँ। वो पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम ख़त्म करके उन्होंने बोला ये लें इमरान खान, ये जो है चोर लुटेरे, ये बकवास करवा कर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो फ़ौज आपको विद इन द सिस्टम जो है एक अल्टरनेटिव दे रही है, आप ट्रक की बत्ती की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। और अब राइट फ्रॉम स्कूल द मिलिट्री ब्रेन वॉशिंग के सियासतदान सारे बुरे होते हैं, देन द मीडिया कंट्रोल एंड द मीडिया नैरेटिव कि भाई, एंड द जुडिशरी कंट्रोल कि भाई ये एक हमारे पास सच्चा तरीन आदमी आ गया है, मसीहा है, ये सब ठीक करेगा। तो ना हम इश्यूज़ की तरफ कोई सोचते हैं, समझते हैं, ना प्रोसेसेस की बात होती है, बस एक शख्स के पीछे लग जाओ, ये आएगा सब ठीक करेगा और सो जाओ। तो इशू है क्या, इशू क्या नहीं है, ये पीटीआई डिसाइड करती है। और सारी जो यूथ है, या सारी तो नहीं ऑब्वियसली, जो पीटीआई वाले हैं वो उनके पीछे सर झुकाकर लग जाते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। सिंध बलूचिस्तान डूबा हुआ था और मीडिया पे हमारे सारा यही चल रहा था कि इमरान खान का मोटरकेट कहाँ पहुँचा, एंटी कनाल मूवमेंट हुई, कितनी बड़ी मूवमेंट हुई सिंध में, बट क्योंकि पीटीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं सिंध में, वो डजंट मैटर टू देम। बलूचिस्तान में जो हो रहा है या मारंग के साथ जो हो रहा है वो पीटीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इट डजंट मैटर टू देम। वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट वजह है जो बहुत बड़ा मसला है कि हमारी जो न्यूज़ है और हमारे जो नैरेटिव्स हैं, एक तो ये वजह है कि अर्बन रूरल डिवाइड इतना है, और क्लास डिवीज़न हमारी, मेरी नज़र में प्रोविंशियल डिवीज़न से ज़्यादा बड़ी वजह है कि जो एक्चुअल हमारे मासेस के मसले हैं वो तो टीवी पर आते ही नहीं ना, वो तो किसी को पता ही नहीं चलता। डेली वेज वर्कर्स के क्या मसले हैं ये आपको टीवी पे कब पता चलता है, या फार्मर्स के क्या मसले हैं ये आपको टीवी पे कब पता चलता है। लास्ट आपने कौन सा शो देखा हो जिसमें
वर्किंग क्लास के लोग आकर बैठे हों और उनके इश्यूज डिस्कस हो रहे हों, या सैनिटेशन वर्कर्स डिस्कस हो रहे हों, या शोज़ डेडिकेटेड इस पर हो रहे हों। शोज़ हमारे सारे इस पे होते हैं, इमरान खान ने आज ये कहा, नवाज शरीफ ने आज ये कहा, जरदारी ने आज ये कहा, कल उसकी मुलाकात हुई, कल उसकी मुलाकात हुई। इसी नॉनसेंस में ब्रेड्स एंड सर्कस पसंद नहीं है, ये है ब्रेड्स एंड सर्कस, जो आप लोगों को ये नॉनसेंस में फंसा के रखते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई मासेस के इश्यूज़ क्या हैं। देन जो क्लास डिवीज़न है कि एलीट की तो मैंने बहुत बड़ी बातें की हैं, बट इवन हमारी जो अपर मिडिल क्लास है उसके इंटरेस्ट आवाम के इंटरेस्ट से ना क्लैश होते हैं, और वो एक डिल्यूजन में रहती है कि हम तो एक्चुअली मिडिल क्लास हैं, हम तो गरीब नहीं हैं। सर आप गरीब, DHA कराची जो है उसमें मिनिमम तो नहीं चलें, बट ऑन एवरेज एक घर $1 मिलियन का है, ऑन एवरेज $1 मिलियन से भी ज़्यादा का घर होगा। तो कोई भी अगर जो रहता है ना वो $1 मिलियन होम में रहता है और वो बात ऐसे करेगा कि हम तो बहुत ही गरीब थे, हमारे तो 7th ग्रेड में पहली दफ़ा करोला चलाई हम लोगों ने सिर्फ। आप नहीं हैं मिडिल क्लास, और आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट से बिल्कुल बरक्स हैं। लेट्स से कि मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज अभी आए हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि लिविंग वेज पाकिस्तान में 60,000 है। अब अगर पाकिस्तान में कानून आ जाए कि भाई आपका जो गार्ड है, आपका जो ड्राइवर है, या आपके ऑफिस में जो पियोन है या क्लर्क है, उसकी मिनिमम वेज 60,000 होगी, तो लोग शोर मचाना शुरू करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आप लोगों के इंटरेस्ट नहीं अलाइन करते वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट से। तो जो सिस्टम है, शोर जो हमारी एलीट है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उससे, लेकिन आप लोगों को भी उस सिस्टम से फ़ायदा होता है, इसीलिए आप वो सिस्टम चलने देते हैं। और लाइक चलो यार ठीक है, मैं कम कमा रहा हूँ लेकिन मैं अपने से जो नीचे लोग हैं उनको भी तो कम दे रहा हूँ। अगर एक मास मूवमेंट चल जाए कि भाई बहरिया टाउन इलीगली बना है या DHA इलीगली बने हैं, यहाँ पर जो गोट थे, जो लोग रहते थे, या इस्लामाबाद में जो गोट थे उनकी एक्चुअल ज़मीनें हैं, उनको वो ज़मीनें वापस करने थे, पाकिस्तान में लोग ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ज़ाहिरी बातें नहीं करेंगे, बिकॉज पीपल लाइक हमारी तो ये ज़मीनें हैं, हमारे तो ये घर हैं, हमारे तो $1 मिलियन होम्स हैं, हम गरीबों को कैसे दे सकते हैं? तो यस, पुलिस आपको भी रोकती है, आपको भी तंग करती है, बट एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी कि यार जो सबसे गरीब हैं उनको तो दूर रखिए। जो ग्रुप्स हैं वॉइस ऑफ DHA, उनमें रोने ये होते हैं कि वाई आर बेगर्स इन DHA शुड कलेक्ट ऑल बेगर्स एंड थ्रो देम आउट। ये तो लोगों के इंटरेस्ट हैं, ये तो लोगों के इश्यूज़ हैं। जब बारिशें हुई और DHA में पानी आ गया, लोगों का इतना नुकसान हुआ, 1 घंटा लोग गए प्रोटेस्ट करने, अगले दिन 4 लोग नहीं गए। जो बेचारे 4 लोग गए थे उन पे FIR हो गई, वो रोते रहे कि भाई हमारे लिए बाहर आ जाओ, कोई बाहर नहीं आया। तो आप नहीं चाहते कि आपका DHA में जो घर है वो आप बेच दें, आप नहीं चाहते कि अच्छा भाई अगर आप किसी फौजी कॉन्फ्लिक्ट्स में नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी चली जाए, आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो एज मच एज़ यू वांट टू कंप्लेन ऑन सोशल मीडिया अबाउट द सिस्टम, यू डोंट एक्चुअली वांट चेंज। मतलब कौन लोग इनकलाब की बातें कर रहे हैं? कोई इन्फ्लुएंसर इनकलाब की बातें कर रहे हैं जिनके वालिद साहब जनरल हैं, खतीजा शाह रेवोल्यूशनरी हैं जिनके जो ग्रैंडफादर हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ग़ुलाम इसाक़ खान का बेटा है तैमूर झागड़ा, उमर अयूब खान आप लोगों का जो है वो डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था। तो भाई ये लोग रेवोल्यूशन लाएंगे, तो वो जो एलीट के इंटरेस्ट हैं और जो एलीट की कॉन्वर्जेशन है वो आवाम से एक डिस्कनेक्ट है। फॉर इंस्टेंस गैस जो है, अगर कैसर बंगाली लिखते हैं कि 7 ट्रिलियन की सब्सिडी देकर गैस दी गई हमारे अर्बन सेंटर्स को, तो लोग सोशल मीडिया पे क्या शोर मचाते हैं कि कराची में 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद गैस नहीं आ रही। ये नहीं शोर मचाते कि बठेरा बुख्ती जहाँ से गैस निकली है उनको 75 साल से गैस क्यों नहीं मिली, वहाँ स्कूल क्यों नहीं है। Because we've benefited from cheap gas, we've benefited from cheap CNG। ये भी तो मरात हम लोग लेते हैं ना, और हम sort of lazy कर देती हैं ये चीज़ें, and stops us from having a mass movement। इसी वजह से आप लोगों को stupid issues के ऊपर एक दूसरे से लड़वा कर कंफ्यूज रखा जाता है। जिस तरह कराची में लोगों से पूछें अनएम्प्लॉयमेंट वाज द इशू इन कॉकरोच जनता पार्टी ना। कराची में अगर प्रोटेस्ट हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो किस चीज़ के ऊपर होगी कि भाई ये अफ़गानी आ गए इनको निकालो, या कोटा सिस्टम, ये जो गरीब लोग आ जाते हैं। अभी ईद है, ऑलरेडी लोग शोर मचाने शुरू हो गए हैं, ये गैर मुकामी। ये दुनिया भर में होता है कि आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि भाई
अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि एक एलीट कैप्चर है, वो एलीट कैप्चर जो है रेंट सीकिंग करता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जो है वो स्लो है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। या इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव भी करते हैं तो ऐसे सेक्टर्स में करते हैं जिस तरह रियल एस्टेट है, वहाँ जो है पैसा फंसा रहता है, पैसा ही घूमता रहता है और आपको लगता है बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, बट वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इमरान खान के दौर में रियल एस्टेट एमनेस्टी स्कीम देकर इकोनॉमिक ग्रोथ करवाई गई। आतिफ मियाँ के साथ हमारी पूरी पॉडकास्ट है एंड व्हाट द इश्यूज आर इन द रियल एस्टेट एज अपोज टू प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स। ये सारी बातें समझना मुश्किल हैं, क्या समझना आसान है? तेरे पास नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि इस सराय की तेरी नौकरी ले गया, क्योंकि अफगान तेरी नौकरी ले गया। तुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अफगान सराइकियों को निकाल के बाहर फेंक दो। तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अफगान सराइकियों को निकाल के बाहर फेंक दो। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं और जो सिस्टम है वो बेनिफिट करता रहता है। हम ये नहीं देखते कि भाई सिस्टम ठीक कर देंगे तो सराइकियों को भी नौकरी मिल जाएगी, पश्तून को भी नौकरी मिल जाएगी, महाजर को भी नौकरी मिल जाएगी, सिंधी को भी नौकरी मिल जाएगी। एंड ऑफ द डे इन सब की क्लास सेम है तो ये लोग सेम है। लेकिन आपको क्या कन्विंस कर दिया जाता है कि नहीं, जरदारी हिज बलोच बट चलें, बिलावल भुट्टो और एक गरीब सिंधी सेम है, अल्ताफ़ हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल और एक गरीब महाजर सेम है। अरे भाई नहीं सेम, एक्चुअली तो मुस्तफ़ा कमाल और बिलावल भुट्टो सेम है, बिकॉज उन लोगों की सोशल क्लास सेम है। तो यही सिस्टम चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और कोई कलेक्टिवली मिल के मास मोबिलाइजेशन ना कर सकें। पहले आपकी स्कूल में एजुकेशन के थ्रू ब्रेन वॉशिंग की जाती है, फिर मीडिया के थ्रू की जाती है, फिर उससे भी बाहर निकल के कोई सड़क पे आ जाए तो फिर उसका क्या हाल होता है आपको नज़र आता है। या कोई अगर सच बोले तो उसके ख़िलाफ़ क्या क्या होता है वो भी आपको नज़र आता है, किस तरह के लेबल दिए जाते हैं, किस तरह की मूवमेंट चलाई जाती हैं। फिर आप लोगों को एक लॉलीपॉप दे दी जाती है, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी हकीकी आज़ादी के नाम पर। वो चाट के हमें लगता है कि बड़ा शऊर आ गया है। तो माशाल्लाह से जब तक ये शऊर रहेगा ना, तब तक कोई कॉकरोच जनता पार्टी ना पाकिस्तान में आएगी, ना कोई यूथ मास मोबिलाइजेशन होगी। आप लोगों को यही लगेगा कि हाँ मेरा दुश्मन कौन है, पटवारी है, मेरा दुश्मन कौन है, सराइकी है, मेरा दुश्मन कौन है, अफ़गान है। जब तक आप लोग सब बैठ कर नहीं बोलेंगे ना यार हम सब का दुश्मन सिस्टम है, और रिगार्डलेस हो तुम्हारी एथनिसिटी क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, हम सब एक हैं, तब तक कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो इनकलाब मत चलाएं। सच्ची बात यह है आप में से कोई इनकलाब चाहता भी नहीं है, बिकॉज़ जो आप लोग शोर कर रहे हैं इनकलाब जानी जब आएगा तो आप ही के ख़िलाफ़ आएगा।